इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब की सरकार ने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। अरब देशों में बीते कई दशकों से ये सिस्टम भारतीयों के लिए बड़ी परेशानी का सबब रहा है। इस सिस्टम की वजह से अरब में काम करने के लिए जाने वाले लाखों भारतीयों को मूल मानवाधिकारों से वंचित होना पड़ता है। कफाला एक तरीके से लाखों भारतीयों को अरब देशों में बंधक मजदूर या गुलाम की तरह रहने पर मजबूर कर देता है। सऊदी में इसके ख़त्म होने से भारत पाकिस्तान जैसे देशों के लोगों ने खासतौर से राहत की सांस ली है। यहाँ से बड़ी तादाद में कामगार सऊदी जाते हैं। हालांकि कई गल्फ देशों में ये सिस्टम अभी भी बरकरार है। कफाला की वजह से कैसे भारतीय कामगार गल्फ में जाकर गुलामी को मजबूर हो जाते हैं, इसकी बानगी इंडिया टुडे की रिपोर्ट से मिलती है। रिपोर्ट बताती है कि 2017 में कर्नाटक की एक नर्स 25,000 रुपये प्रति माह वेतन के वादे के साथ सऊदी अरब पहुंची। उसे उसके कफील नियोक्ता ने तस्करी कर गुलाम बना लिया। 8 महीने बाद उसे आज़ादी मिल सकी। ऐसे भी उदाहरण हैं जब इस सिस्टम में फंसकर कई लोगों ने मौत को गले लगा लिया। कफाला ख़त्म होने से सऊदी में केस आगे ना होने की उम्मीद जगती है। सऊदी अरब में कफाला ख़त्म हो गया है, लेकिन खाड़ी संयोग परिषद जीसीसी के कई देशों में ये जारी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और ह्यूमन राइट्स वॉच HRWU के आंकड़ों के हिसाब से खाड़ी देशों में 2.4 करोड़ श्रमिक कफाला के नियंत्रण में हैं। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा 75 लाख भारतीयों का है। अधिकार समूहों ने कफाला की आधुनिक गुलामी का आलोचना की है। कफाला व्यवस्था में कामगारों को एक ही नियोक्ता से बंधना पड़ता था। इससे उन्हें नौकरी बदलने, देश छोड़ने, यहाँ तक कि दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए भी अपने प्रायोजक की इजाज़त जरूरी होती थी। यानी कामगार काम में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है तो भी इसकी शिकायत नहीं कर सकता। यह सीधे तौर पर किसी कामगार की स्थिति को गुलाम जैसी बना देती है। कफाला एक ऐसी व्यवस्था है जो कामगारों को शोषण और अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर करती है। कफाला को आधुनिक गुलामी कहना बिल्कुल सही है। इस सिस्टम में नियोक्ता को मिली शक्तियाँ कामगार का पासपोर्ट जब्त करने, वेतन ना देने, काम के घंटे बढ़ाने, शारीरिक और यौन हिंसा, यहाँ तक कि बंधक बनाकर काम कराने का दरवाज़ा खोलती है। भारत के घरेलू सहायक और कम वेतन वाले मजदूरों के कई ऐसे मामले हैं जहाँ वो बिना किसी कानूनी सहायता के अलगाव में फंस गए। एमनेस्टी, HRW और ILO की रिपोर्ट बताती है कि हर साल कई ऐसे मामले आते हैं। यहाँ तक कि कई भारतीय कामगारों की जान भी अमानवीय परिस्थितियों में काम करने की वजह से चली गई। मई 2025 में बोस्टन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कहा गया कि कफाला प्रणाली आधुनिक दासता को बढ़ावा देती है। यह सिस्टम एक प्रकार की अप्रत्यक्ष दासता है जिससे प्रवासियों के भयावह परिस्थितियों से बचना मुश्किल हो जाता है। इसमें अमानवीय परिस्थिति बनती है क्योंकि यह श्रमिकों को पूरी तरह से उनकी नियोक्ताओं पर निर्भर बना देती है। ये बात करें चीन की। चीन ने अपने नए आधुनिक हथियार से एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा है। चीन का नया लड़ाकू फ्लाइंग विंग ड्रोन पहली बार उड़ान भरते हुए देखा गया है। इसे अगली पीढ़ी का बिना पायलट वाला बमवर्षक माना जा रहा है। इस बड़े स्टेल्थ क्रैकर काइट ड्रोन का वीडियो की चीनी मीडिया पर चर्चा में है। इसे अनौपचारिक रूप से GJX कहा जा रहा है। इससे अमेरिका की भी ध्यान खींचा है क्योंकि अपनी श्रेणी में अमेरिकी बमवर्षकों के लिए चुनौती बनेगा। वहीं भारत के लिए भी ये चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। द वॉर जोन की एक रिपोर्ट के अनुसार यह विमान बमवर्षक या उससे मिलते जुलते डिजाइन वाला है। इसी तरह का हथियार अगस्त में जिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में चीन के मालन एयरबेस पर ली गई सेटेलाइट तस्वीरों में कैद हुआ था। मालन बेस के इस विमान का पंख फैलाव 42 मीटर 138 फीट है, जो इसे बिना चालक वाले स्टेल्थ विमानों की दुर्लभ श्रेणी में रखता है। चीन का यह नया हथियार नॉर्थ ग्रुप ग्रूमन B-21 रेडर के बराबर साइज का है, जो एक अमेरिकी स्टेल्थ रणनीतिक बमवर्षक है। इसका पंख फैलाव 40 से 42 मीटर है। वर्तमान में विकासाधीन B-21 पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के पेलोड ले जाने में सक्षम होने की उम्मीद है। B-52 के साथ मिलकर भविष्य के अमेरिकी बमवर्षक बल की रीढ़ बनेगा। नई चीनी ड्रोन का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ सैन्य पर्यवेक्षकों ने कहा है कि यह अभियानों पर केंद्रित बड़ा मानव रहित लड़ाकू वायुयान है। कुछ इसे एक मानव रहित स्टेल्थ बॉम्बर कह रहे हैं। चीनी सैन्य पर्यवेक्षक और शेनज़ेन टीवी के टिप्पणीकार चेन शी ने कहा कि मालन बेस पर देखा गया ड्रोन एक मध्यम दूरी का रणनीतिक बमवर्षक था। चीन ने कहा है कि अगली पीढ़ी का H-20 बमवर्षक अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन अब हमारे पास B-21 के समान आकार का एक रणनीतिक स्तर का मध्यम दूरी का बमवर्षक है। साल 2016 में चीन ने एक नई लंबी दूरी के बमवर्षक के विकास की घोषणा की थी। इसे बाद में H-20 स्टेल्थ बॉम्बर नाम दिया गया। वॉर जोन की रिपोर्ट में कहा गया कि बालन बेस की तस्वीर में दिख रहे विमान में अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के समान स्प्लिट रडर थे। इसमें जेट की पूंछ के ऊपर एक छोटा केंद्र से हटकर उभार देखा गया है। इससे पता चलता है कि यह 2 इंजनों वाला डिज़ाइन वाला था। यह नया मॉडल उन कुछ नए मानव विमानों में से एक है जिनका चीन परीक्षण कर रहा है। क्या है खासियत? GJX का डिज़ाइन CH-7 या केहोंग 7 नामक ड्रोन से स्पष्ट रूप से मिलता जुलता है, जिसे पिछले साल नवंबर में चीन के जुआई एयर शो में प्रदर्शित किया गया था।
मई में सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार CH-7 ड्रोन का पंख फैलाव 27.3 मीटर, अधिकतम टेक ऑफ भार 8 टन और क्रूज गति 5.5 मैक है, जो इसे एक उच्च गति वाला टोही विमान बनाता है। एक बार फिर से अमेरिका के बारे में बात करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा है कि भारत रूस से ज़्यादा तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने यह दावा मंगलवार देर रात पीएम मोदी से फ़ोन पर बातचीत के बाद किया। ट्रंप ने यह फ़ोन कॉल पीएम मोदी को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए किया था। पीएम मोदी ने भी फ़ोन पर शुभकामनाओं के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया। ट्रंप ने इससे पहले व्हाइट हाउस में एक विशेष दिवाली समारोह में दिया जलाया, बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि पीएम मोदी ने उन्हें रूसी तेल खरीद कम करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ उन्होंने मई में भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव को रोकने का क्रेडिट भी खुद को दिया। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा दोस्त और महान शख्स कहा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका कुछ बेहतरीन समझौतों पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की, हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। हमने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन ज़्यादातर व्यापार जगत के बारे में। इस दौरान ट्रंप ने अपना भारत के रूसी तेल खरीद को लेकर अपना पुराना दावा दोहराया। उन्होंने कहा, हमारे भी बहुत अच्छे संबंध हैं और वो रूस से ज़्यादा तेल नहीं खरीदेंगे और रूस और यूक्रेन की तरह यही युद्ध को ख़त्म कर देखना चाहते हैं। ये बात करें चीन की। चीन ने गुरुवार को अपने रूस से तेल आयात को कानूनी और वैध करार देते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वाशिंगटन ने किसी तरह के एक तरफा प्रतिबंध लगाए जो चीन के हितों को प्रभावित करे तो बीजिंग कड़े जवाब देगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका का यह रुख एक तरफा दबाव और आर्थिक जबरदस्ती के समान है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को कमज़ोर करता है और वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालता है। लिन ने कहा कि चीन का रूस और अन्य देशों के साथ सामान्य व्यापार और ऊर्जा सहयोग वैध और कानूनी है। उन्होंने इस बात का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत और रूस से तेल नहीं खरीदेगा और अब चीन को भी ऐसा करना चाहिए। ट्रंप ने बुधवार को वाशिंगटन में पत्रकारों से कहा था कि हम भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदे जाने से खुश नहीं हैं। इससे पुतिन के युद्ध की वित्तीय मदद मिलती है। मोदी ने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, एक बड़ा कदम है, अब हमें चीन को भी ऐसा करना होगा। लिन ने कहा कि चीन हमेशा यूक्रेन संकट पर एक निष्पक्ष और तटस्थ रुख अपनाता रहा है। उसकी नीतियां खुले तौर पर सभी के लिए स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा, हम अमेरिकी कदमों का दृढ़ता से विरोध करते हैं जो चीन पर केंद्रित है। हम किसी भी अवैध एक तरफा प्रतिबंध और लंबी पहुंच वाली विधिक कार्रवाई का विरोध करते हैं। यदि चीन के वैध अधिकार और हितों को नुकसान पहुंचेगा तो हम अपनी संप्रभुता, विकास और सुरक्षा हितों के लिए रक्षा के लिए कड़े जवाब देंगे। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सीरिया के अनुसार रूस से ऊर्जा उत्पाद का सबसे बड़ा खरीदार चीन है और भारत दूसरे स्थान पर है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में कहा कि चीन रूस की ऊर्जा का 60% खरीदता है। बेसेंट ने यह भी कहा कि चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण चीन बनाम दुनिया जैसी स्थिति पैदा कर रहा है और अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ इसका संयुक्त जवाब तैयार करेगा। चीन ने हाल ही में इन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण पर और नियंत्रण की घोषणा की थी, यह आरोप लगाते हुए कि विदेशी कंपनियां इसका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए कर रही हैं। चीन के पास दुनिया के लगभग 70% दुर्लभ पृथ्वी खनन और लगभग 90% प्रसंस्करण का नियंत्रण है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता योंग कियान ने कहा कि बीजिंग व्यापारिक मुद्दों को संवाद के माध्यम से हल करने के लिए हमेशा खुला है। उन्होंने यह भी कहा कि एपेक बैठक से पहले चीन और अमेरिका के बीच किसी नई व्यापारिक बातचीत के लिए चीन हमेशा सम्मान और बातचीत के खुले दृष्टिकोण के साथ तैयार है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.